अभी तक हम लोग जो चीजें पढ़ रहे थे वो क्या था, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जो कि वेव की कंसेप्ट को ही कैरी करके चल रहा था। क्या था कंसेप्ट? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। वेव का मतलब ही तो वही था। लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चीज, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, मीडियम में दो बाउंड्री के बीच में फिक्स रह जाता है, वहीं पर ही ऑसिलेट करते रहता है और एनर्जी डज नॉट गो फॉरवर्ड। तो कब होता है ऐसा चीज? मैं पहले आपको फिजिकली थोड़ा रियलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। अगर ऐसा है कि सपोज हम कहेंगे हियर इज ए बॉय, हियर इज अनदर बॉय, और सपोज दे होल्ड ऑन ए रोप टाइटली, एक रस्सी को टाइटली पकड़ लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन दे सिक, सपोज ये वेव इधर से भेजा और ये वेव इधर से भेजा, मतलब ये अगर ऐसे ऐसे करेगा तो इधर से वेव इधर भेजने की कोशिश करेगा, ये अगर ऐसे ऐसे करेगा ये वेव को इधर भेजने की कोशिश करेगा, और दोनों ही ऐसे कुछ करने लगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व? विल ऑब्जर्व जैसे दोनों अगर ऑसिलेट करने लगेंगे, हो सकता है कि इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, है ना। कभी ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, कभी ये वाला हिस्सा। थोड़ी देर ऐसे ऑसिलेट करने के बाद, मान लो लंबा सा रस्सी, थोड़ी देर ऑसिलेट करने के बाद देखोगे ये रस्सी दो टुकड़ा में डिवाइड हो गया है और ये जस्ट ऊपर नीचे ऐसे 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 हो रहा है। इंटरेस्टिंगली विल सी दिस पार्ट ऑफ द रोप इज नॉट एट ऑल मूविंग। कभी ऐसा चीज आप लोग रियलाइज किए हो फिजिकली? दो आदमी दोनों तरफ से एक रस्सी को खींच के रखे, दोनों ऑसिलेट करने लगे, रस्सी दो टुकड़ा में डिवाइड हो गया, ठीक है। दो या तीन टुकड़े में भी हो सकता है, चार टुकड़ा में भी हो सकता है, डिपेंड्स। देखेंगे कब कितना टुकड़ा में डिवाइड होगा, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। ये वाला चीज इजीली रियलाइजेबल है। आप जोर से ऑसिलेट किए, उधर वाला लड़का भी जोर से ऑसिलेट कर रहा है, एंड व्हाट यू ऑब्जर्व, द रस्सी, द थ्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द टू पार्ट्स आर मेकिंग अप एंड डाउन मोशन लाइक दिस। क्या आप लोग ऐसा चीज कभी देखे हो? स्किपिंग खेलते वक्त गर्ल्स वगैरह ऐसे खेलते हैं, वो लोग ऐसे करते रहते हैं। उसमें देखोगे ये हिस्सा कभी ऊपर है, तो जब ये ऊपर है ये वाला हिस्सा नीचे है, जब ये ऊपर है ये नीचे है, ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, बट दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग। If this point is not oscillating, not vibrating, do you think the wave is energy is going from this side to this side? No. He is sending energy in this direction, he is sending energy in this direction. Neither this energy is going to this side, nor this energy is coming to this side. The energy is constrained to this part only. ये energy इस part में है या इधर ही इसको ऑसिलेट करवा रहा है, ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हो। सपोज ये मान लो दूसरा लड़का नहीं है, यहाँ पर किसी एक वाल के साथ बांध दियो। यू कैन मेक दिस एक्सपेरिमेंट। करीब करीब आप 3-4 मीटर का एक रोप ले लो और रोप को एक तरफ जोर से बांध लो, बांधने के बाद इधर से ऑसिलेट करो। कितना फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करने से 2 टुकड़ा होगा, कितना जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने से 3 टुकड़ा होगा, कितना और जल्दी जल्दी करोगे और ज्यादा टुकड़ा होगा, वो डिपेंड करेगा। हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे कि कितना फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करने से कितना पार्ट में ये डिवाइड होगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब हमारा डिस्कशन में आएगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अगर आप धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे हो, धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे हो, तो आप देखोगे सुइटेबल ऑसिलेशन के बाद किसी भी ऑसिलेशन में 2 टुकड़ा नहीं होगा। एक सुइटेबल ऑसिलेशन में आप देखोगे रस्सी 2 टुकड़ा में कन्वर्ट हो गया, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि you are sending energy from this side. Initially the energy goes, strikes here and reflects back. I said wave undergoes reflection, reflects back. Now the reflecting wave is coming and you are also sending wave. Now there are 2 waves. इधर से भी एनर्जी आ रहा है, इधर भी एनर्जी जा रहा है, और दोनों एक दूसरे को मिले तो रस्सी 2 टुकड़ा में डिवाइड हो गया। अभी अगर आप जो फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहे थे उसको थोड़ा और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, अब देखोगे ये अगर इधर बंद है ना, तो आपको उसका 3 गुना स्पीड में करना पड़ेगा। 3 गुना स्पीड में करोगे तो ये 3 टुकड़ा में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये अलग अलग पार्ट में डिवीजन होने लगेगा। अब जब ये पार्ट ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्ट ऑसिलेट कर रहा है, जब ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, मतलब अभी आप जो एनर्जी भेज रहे हो वो आगे नहीं जा रहा है। इधर से रिफ्लेक्ट होकर जो एनर्जी आ रहा है वो इधर नहीं आ रहा है। क्यों?
क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी प्रोपागेट्स बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड दिस पार्टिकल इज नॉट वाइब्रेटिंग। इंटरेस्टिंगली ये हाल में जब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, आप किसी दोस्त को बुलाओ, बोलो कि जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा उसको पकड़ लो कस के, वो कस के पकड़ लिया, ठीक है, वो कस के पकड़ लिया। उसके बाद आप अपना ऑसिलेशन बंद कर दिए, ये पार्ट का वेव गायब हो गया, स्ट्रेट वायर मिल जाएगा। लेकिन देखोगे इधर आप कोई वेव भेज नहीं रहे हो, फिर भी ये खुद ही ऑसिलेट कर रहा है। मतलब ये और ये पॉइंट के बीच में जो एनर्जी था इसी रीजन में ही रह गया हो, ना उधर जा रहा ना इधर आ रहा। एनर्जी था तो एनर्जी है, ये कंटिन्यू, आप इसको कस के पकड़ लोगे, एनर्जी और नहीं आ रहा है। फिर अगर छोड़ दोगे ये एनर्जी फिर ट्रांसमिट होकर आ जाएगा, क्योंकि इधर से नहीं जा रहा था, फिर से ये स्लो डाउन हो जाएगा और इधर वेव आ जाएगा। तो ये जो वेव एक रीजन में कन्फाइन हो गया, इधर नहीं आ पा रहा है, बिकॉज बोथ द एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड। ये पॉइंट वाइब्रेट नहीं कर सकता, वॉल के साथ लगा है, ये पॉइंट को आप पकड़ लियो, ये भी वाइब्रेट नहीं कर सकता, एनर्जी इधर नहीं आ रहा है, इधर नहीं जा रहा है, ये दोनों पॉइंट के बीच में फिक्स्ड है। इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। पहले जो पढ़ रहे थे क्या था? प्रोग्रेसिव वेव, वेव वाज प्रोपगेटिंग, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव कहते हैं। स्टेशनरी वेव मींस द वेव व्हिच इज नॉट मूविंग, वेव वेलोसिटी इज जीरो, द वेव हैज जीरो वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ये कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, उसके बारे में देखना आज की क्लास है। और आज की क्लास की फंडामेंटल पे आपका सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने सारे आप ड्रम वगैरह जानते हो, ट्रम्पेट वगैरह जानते हो, गिटार वगैरह जानते हो, तबला, हारमोनियम, सब कुछ इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो हम लोग सारा इंस्ट्रूमेंट को भी देखेंगे, हम लोग तबला के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग गिटार के बारे में भी पढ़ेंगे, सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सारे पाइप इंस्ट्रूमेंट्स, सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, इट्स आवर क्रेडिट कि ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है, दीज आर ऑल इन्वेंशंस ऑफ इंडिया, इंडियन इन्वेंशन है ये सब इंस्ट्रूमेंट। अभी कैसियो वेसियो आ गया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो अलग है, लेकिन ये जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे इन्वेंशन ऑफ इंडिया है। इंडिया इज रिच इन ऑल दिस कल्चर। देखो हमारे सरस्वती माँ के हाथ में भी गिटार है, मतलब तब के जमाने से लोग गिटार बजा रहे हैं, तब ना जानते हैं कितना पुराने से सरस्वती माँ को पूजा किया जा रहा है। तो मस्ट बी नोइंग द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हम लोग गिटार के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे साउंड क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें कभी ऐसे साउंड करते हैं कि नहीं करते गिटार में, हाँ कैसे करते हैं, वो सारा मैकेनिज्म हम लोग स्टैंडिंग वेव में पढ़ेंगे। तो बड़े मजेदार चैप्टर है, होपफुली यू विल एंजॉय इट। लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। कब होता है, क्यों होता है, कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन कब होता है। स्टैंडिंग वेव का दूसरा नाम है स्टेशनरी वेव। You see what is a standing wave और स्टेशनरी वेव। पहला कब होता है, डेफिनेशन इटसेल्फ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टैंडिंग वेव कब फॉर्मेशन होता है, स्कूल वाले उतने ही पूछेंगे। स्कूल वालों के लिए बहुत ही कम मसलादार चीज है इसमें, दे विल नॉट गो टू दी व्हाइज एंड हाउज ऑफ ऑल दिस, बट इसमें जो फाइनल फॉर्मूले निकलेंगे उसको याद रखोगे, स्कूल वालों का काम निपट जाएगा। लेकिन जो लोग कोई भी एंट्रांस दे रहे हो, फिर अपियरिंग फॉर मेडिकल एंट्रांस, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो सारा क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग हियर, जो भी अवेलेबल है आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो अभी तो काफी बच्चे स्कूल एग्जाम चल रहा है, बल्कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्लासेस में, बट हम लोग मजा लेंगे, पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। और मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, टू मेक ए प्रॉपर वीडियो सो दैट यू कैन एक्सेस टू इट लेटर। पॉइंट नंबर 1, व्हेन two waves of equal amplitude and frequency propagating in opposite directions superimpose the resultant wave is called a standing wave or stationary wave। कंडीशन याद रखना, स्टैंडिंग वेव कब फॉर्मेशन होता है,
when two waves of equal amplitude and frequency propagating in opposite directions superimpose, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, एक दूसरे को मिलेंगे तो स्टैंडिंग वेव बनेगा। दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी बराबर होना चाहिए। कभी कभार अगर एक एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली बराबर नहीं है, थोड़ा सा 19-20 है, तब भी स्टैंडिंग वेव हो जाता है, लेकिन वो एब्सोल्युटली स्टैंडिंग वेव नहीं होता है। उस केस में हम लोग एक स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालते हैं। फिलहाल स्टैंडिंग वेव बोलने से दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए टू मेक ए क्लियर स्टैंडिंग वेव। जैसे मैं बताया, दो हिस्सा झूल रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, एक पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। अगर वो एब्सोल्यूट स्टैंडिंग वेव नहीं है तो मिडिल वाला जो पॉइंट है वो भी थोड़ा बहुत हिलते रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी इधर उधर लीकेज करते रहेगा। वो बात अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस आर्टिकल उस पार्ट को भी इंक्लूड कर देंगे कि अगर वो एब्सोल्यूट स्टैंडिंग वेव नहीं है तो क्या मॉडिफिकेशन होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर बराबर नहीं है। लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होना 100% जरूरी है और उनको अपोजिट डायरेक्शन में जाना 100% जरूरी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा तो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो दो वेव लिखते हैं और उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। और उनको क्यों स्टैंडिंग वेव कहते हैं आगे आगे सामने आ जाएगा हमारा। लेट द कंपोनेंट वेव्स बी y is equal to y1 is equal to a sin omega t plus kx। नहीं तो दूसरा वेव क्या होना चाहिए, ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए वेव इज गिवन लाइक y1 is equal to a sin omega t plus kx, what should be the other wave so that upon superimpose they will form a standing wave। other wave क्या होना चाहिए, same amplitude same frequency propagating in opposite direction। तो क्या बता सकते हो अदर वेव क्या बनेगा? हाँ बोलिए। y2 is equal to same amplitude a sin omega t minus kx। yes, देखा कितना मस्त, माइनस kx मतलब उल्टा जा रहा है। मान लो कि ये दोनों वेव एक दूसरे को मिले तो जो रिजल्टेंट वेव होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, y1 प्लस y2। सिंपली दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये वेव के चलते पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 होता है, दूसरा वेव के चलते पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y2 होता है। दोनों मिले तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होगा। तो रिजल्टेंट वेव बन गया y1 प्लस y2। तो ये रिजल्टेंट वेव दिखेगा कैसे? समझ में आया कि y रिजल्टेंट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के। कोई डिफिकल्टी नहीं है इसको समझने में। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2a cos kx sin ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? तो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन देखो कितना सिंपल है। ऐसा एक इक्वेशन होता है स्टैंडिंग वेव का। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ऐसा होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा हम लोग इसको ऐसे रियलाइज करने की भी कोशिश करते हैं ताकि हम लोग हमारा इक्वेशन के साथ इसको मैच बैठाएंगे। सपोज हम कहेंगे कि रस्सी है, आपने इस एंड को ऑसिलेट किया तो वेव गया, वेव वहां से रिफ्लेक्ट करके आया। चलो मान लेते हैं कि एक रेयर एंड है और देखने में ये कुछ ऐसा बन गया। सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वेव ऐसा क्या रिफ्लेक्ट किया रेयर एंड से, मान लो वेव ऐसे आया, ये हो गया, ये वाला वेव इधर आ रहा है, ये वाला वेव इधर जा रहा है। ये दोनों वेव को मिलाने से ऐसा एक रिजल्टेंट वेव मिला। ठीक है, चलो इस फिगर को लेके चलते हैं। तो ये जो हमारा स्टैंडिंग वेव बना, उस वेव के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ तो ये ऐसा बन गया। तो अब हम देखेंगे यहां पर कि क्या क्या चीजें सामने आ रहा है। पहला हुआ कि ये जो वेव इधर जा रहा था 2a cos के, ये जो रिजल्टेंट वेव जो बनेगा, ये दोनों को मिलने के बाद कुछ रिजल्टेंट वेव बनेगा। जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका इक्वेशन बनेगा ये। मतलब रिजल्टेंट वेव में किसी एक पार्टिकल को देखेंगे। सपोज हम ये पार्टिकल का लोकेशन जानना चाहते हैं, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा एट t = 2 सेकेंड।
ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम मीन पोजीशन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स व्हेन बोथ ऑफ दीज वेव्स आर प्रेजेंट। तो पहले हम देखेंगे कि पार्टिकल है कहां पे, यहां से कितने दूर पे है। ओ सपोज ये 10 सेंटीमीटर दूरी पे है या 2 मीटर दूरी पे है, 3 मीटर दूरी पे है। मान लो 3 मीटर दूरी पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या करेंगे 2a cos k into 3 sin ओमेगा t के जगह डालेंगे 2 तो मिलेगा आपको व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा है ना। ये अगर ऑसिलेट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज चेंजिंग। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। किसका, ये वाला पार्टिकल का। पहले इस पार्टिकल के लिए हम लोग x पता कर लिए, x का वैल्यू डाल दिए और जिस समय में चाहिए t इक्वल टू 1.5 सेकेंड में t की जगह 1.5 सेकेंड डाल दिए तो हमें उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हेन बोथ ऑफ दीज वेव्स आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट। समझ में आया? कहने का मतलब हुआ अलग अलग पार्टिकल के लिए क्या अलग होगा इसमें बताओ। अलग अलग पार्टिकल के लिए x विल बी डिफरेंट, x विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। और कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन y इज इक्वल टू दिस, y क्या था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, समय के साथ बदल रहा है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को देखेंगे x इक्वल टू 3 में जो पार्टिकल को लेंगे x की जगह 3 डाल देंगे, ये पूरा चीज आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। 2a तो ऐसे ही कांस्टेंट है, cos 3k ये भी एक कांस्टेंट है, पूरा चीज कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ये पूरा चीज को मान लो कि कांस्टेंट अल्फा है, अल्फा साइन ओमेगा t। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है इन SHM और उसका रिलेशन क्या है अल्फा y इज इक्वल टू अल्फा साइन ओमेगा t। कहने का मतलब हुआ each particle is executing SHM, लेकिन सबके लिए अल्फा अलग अलग होगा क्योंकि सबके लिए x अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? तो पहला स्टेटमेंट समझ में आया। क्या कहेंगे each particle of the medium, each particle of the medium executes SHM of same frequency, but क्या डिफरेंट होगा अल्फा वाला पार्ट, अल्फा मतलब एम्पलीट्यूड, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग हो रहा है। यहाँ का जो पार्टिकल है, यहाँ का जो पार्टिकल है वो ए से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ का जो पार्टिकल है वो ए से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ का जो पार्टिकल है वो ए से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। आप देख रहे हो कि अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। जितना समय में ये वाला पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आके फिर से अपनी जगह आ जाता है उतने समय में ये भी एक बार ऊपर नीचे हो जाता है। So they are each one is taking same time period to make one complete oscillation. Yes, तो आगे बढ़िए। ये each particle of the medium executes SHM of same frequency but different amplitude. Point number 2. ठीक है, point number 2 में देखेंगे। कुछ पार्टिकल है जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। ये पार्टिकल देखो कितना ज्यादा, ये तो यहाँ पर कुट-कुट कर रहा है, यहाँ पर कुट-कुट कर रहा है। ये वाला पार्टिकल तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है। This particle is not oscillating at all. अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? The particles of the medium which are not vibrating are called नोड्स। उनको नोड्स कहते हैं। कौन कौन नोड है? ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, ये सब नोड्स है। ये भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये तो बना हुआ है, कैसे वाइब्रेट कर रहा है? ये भी वाइब्रेट नहीं कर, तो ये सारे नोड्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है नोड में जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा?
obviously 0 for particles at node. What is the amplitude? Amplitude is 0, क्योंकि उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है? जब वो ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो 0 है। मतलब कौन सा पार्टिकल? ये वाला पार्टिकल। ये वाला पार्टिकल को हम कैसे समझते हैं? जो पार्टिकल यहाँ से x1 डिस्टेंस पे है, या फिर x2 में है, या फिर x3 में है, मतलब जो x1 डिस्टेंस में है जो पार्टिकल, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2a cos kx1। जो x2 डिस्टेंस में 2a cos kx2, जो x3 डिस्टेंस में 2a cos kx3। ये सब पार्टिकल का वैल्यू 0 है। For different values of x, you will find this is coming out to be 0. वो पार्टिकल पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x में जो पार्टिकल है जिसके लिए ये चीज 0 बन गया, वो तो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, है कि नहीं? तो हम क्या देखेंगे? 2a cos kx must be 0। समझ में आया क्या? So for the particles at node 2a cos kx is equal to 0। x क्या है? x is the distance और वेव डिस्प्लेसमेंट जहां पर नोड्स बन रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब नोड्स बन रहे हैं। So for all these values of x, you will see 2a cos kx is 0. Each particle is executing SHM of same frequency but different amplitude. किसका एम्पलीट्यूड कम है, किसका ज्यादा है, किसका 0 है? जिसका एम्पलीट्यूड 0 है उसको हम नोड बोल रहे हैं। 2a cos kx 0 हुआ, मतलब cos kx हो गया 0। तो फिर हम क्या कहेंगे? kx कितना होगा? cos π/2 0 होता है, cos 3π/2 0 होता है, तो हम कहेंगे cos 2n plus 1 π/2। Is it okay? 2n plus 1 π/2 kx का वैल्यू अगर ये होगा तो फिर f for different values of n where n is 0 1 2 and so on, n की जगह 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, कुछ भी डालो, x का जो वैल्यू मिलेगा उसको अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस क्वांटिटी विल बी 0। तो thus values of x at which values of x at which nodes are formed, nodes are formed, nodes किसको कहते हैं? जहां पर amplitude of oscillation 0 है, are given by x is equal to 2n plus 1 π/2k, है ना? अच्छा, हमें ये भी मालूम है कि 2π/k क्या होता है? 2π/k होता है लैम्बडा, होता है ना? तो π/k क्या होगा? π/k हो जाएगा λ/2, π/k हो जाएगा λ/2। तो उसको अगर इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n plus 1, ये π/k की जगह λ/2, नीचे पहले से 2 था तो हो गया λ/4। अब n का वैल्यू क्या हो सकता है? n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। देखते हैं, n अगर 0 ले लेंगे तो क्या मिल गया? n 0 ले लेंगे तो λ/4। n 1 ले लो, 1 ले लो तो क्या आएगा? 3 λ/4। 2 ले लो, क्या आएगा? 5 λ/4। फिर 3 ले लो, 7 λ/4। ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा लिखना, ऐसे कर देना, ठीक है? तो क्या पता चला? शुरू से जहां से शुरू हो रहा है वहां से ये सब डिस्टेंस में हमें नोड्स मिलने वाले हैं। चलो करके देखते हैं। तो अगर ये वेव है, सोचो ये वेव है, ये वेव यहां तक गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्बडा। 20 तक हुआ λ/2, यहां तक क्या होगा? λ/4। यस, λ/4 में एक वेव है। यहाँ पर देखो तो ये λ/2, ये λ/4 मिलके हो गया 3 λ/4 में एक वेव है। 5 λ, सॉरी वेव बोल रहा हूँ, नोड है। λ/4 में एक नोड है, 3 λ/4 में एक नोड है, 5 λ/4 में एक नोड है। सो यू आर गेटिंग नोड्स। So many nodes are formed, so many nodes are formed। कहाँ पर? At distances of at wave displacement of λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकेशन ऑफ नोड्स। जब ऐसा दोनों वेव जाते हैं, नोड्स कहां कहां पर बनता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या देख रहे हैं, दो नोड के बीच में गैप देखो तो कितना है, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 हो गया 2 लैम्डा बाई 4, दैट इज सेम एज लैम्डा बाई 2। इन दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2। दैट मींस nodes are equally spaced and distance between any two consecutive nodes is lambda by 2। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं यहाँ पर बात लिख रहा था किसके बारे में, I was writing about nodes। तो nodes के बारे में जो important points है हम लोग अभी यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ को मैं यहाँ पर एक दूसरा important point आ गया, values of x at which nodes are formed are given by x is equal to lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, 7 lambda by 4। yes, और लैम्डा हमें कहां से मिल गया, कहां से मिल गया, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ k, 2 पाई बाई k होता है लैम्डा, ये हमें पहले से मालूम है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसके, नोड्स के बारे में। जब नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं क्या हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज नोड के बारे में हम क्या देखें, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स। एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज कितना है, इज लैम्डा बाई 2। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक स्टैंडिंग वेव दे देंगे और पूछेंगे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। ओके, तो द डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2। स्कूल वाले नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एंट्रांसेस। सिंपल हो क्वेश्चन, लेकिन जिनको मालूम है वो लिखेंगे, जिनको मालूम नहीं हो तो छोड़ के आएंगे। तो इट इज लैम्डा बाय 2। दूसरा हुआ, अगर हम ये फिगर को थोड़ा सा फिर से याद करते हैं, ठीक है, फिर से याद करते हैं ये फिगर को और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। ओके, दिस इज द वेव, एक वेव इधर आ रहा था, एक वेव इधर जा रहा था। अब देखो यहाँ पर नोड बना, यहाँ पर नोड बना, ठीक है, और हम कहेंगे ये नोड है, ये नोड है, दो नोड के बीच में डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, वो भी हम देख चुके हैं। अब आगे देखो, ये जो रस्सी कभी ऐसा है या फिर ऐसा है, ये हिस्सा रस्सी का, थ्रेड का ये वाला हिस्सा कभी नीचे है तो कभी ऊपर है, कभी ऊपर है तो फिर कभी नीचे है। लेकिन जब कहने का मतलब है जब ये वाला पॉइंट थ्रेड का ऊपर है तो ये वाला पॉइंट थ्रेड का कहाँ है, वो भी ऊपर है कि नहीं। जब ये वाला पॉइंट आके यहाँ पे पहुंच गया है तो ये वाला पॉइंट आके यहाँ पर पहुंच गया होगा, मतलब ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। देखो सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी बराबर है। बट देयर इज वन मोर सिमिलरिटी, व्हाट यू ऑब्जर्व, जब ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, ये भी हाईएस्ट पॉइंट में, ये भी हाईएस्ट पॉइंट में, जब ये लोएस्ट पॉइंट में, ये लोएस्ट पॉइंट में, ये लोएस्ट पॉइंट में, दैट मींस दे आर ऑल dancing together, they are vibrating in same phase. So all particles between two consecutive nodes are vibrating in same phase. This is another important objective question. समझ में आया क्या? तो क्या कहेंगे, नोट करने वाली चीज क्या हुआ, all particles between two consecutive nodes vibrate in same phase. They are all vibrating in same phase. समझ में आया? They are all vibrating in same phase. अच्छा, जब ये वाला पार्टिकल आके ऊपर पहुंचा, ये वाला पार्टिकल भी ऊपर पहुंचा, लेकिन सोचो तो नोड का अदर साइड में जो पार्टिकल था वो कहां होगा, रस्सी जब ये वाला शेप लिया होगा, ये वाला हिस्सा उसका नीचे होगा, है कि नहीं, ये वाला हिस्सा उसका नीचे होगा, क्योंकि रस्सी कभी इस पोजीशन में है तो कभी ये वाला पोजीशन में है। मतलब जब ये पार्टिकल ऊपर पहुंचा है, ये वाला पार्टिकल नीचे पहुंचा है कि नहीं। सो हाउ अबाउट हाउ यू कंपेयर द ऑसिलेशन ऑफ दिस टू,
ये दोनों भी आप कहोगे सेम फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन एक जब नीचे है दूसरा ऊपर है, so there is a phase difference pi. So the particles on the either side of a node vibrate in opposite phase or anti-phase. The phase difference between two particles on either side of a node is pi. These are all important objective questions. अब उनका एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, फेज भी अलग हो गया। ठीक है। माइक्रोफोन ऑफ कर दो। यस, हम लोग मम्मी के बात सुन लिए। ठीक है, तो अब बात हुआ ऐसे, क्या दिखे, द पार्टिकल्स ऑन द टू साइड्स ऑफ a node vibrate with phase difference pi. phase difference pi, जिसको कहते हैं they are vibrating in anti phase. ये जितना होगा फेज डिफरेंस दोनों में पाई होगा, तो उसको हम कहते हैं they are in anti phase. अब यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन स्कूल वाले पूछते हैं, Why a standing wave is called a standing wave? क्या वेव खड़ा हो जाता है? हाँ, खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि नोड में जो पार्टिकल है वो तो वाइब्रेट नहीं करते हैं, और मैकेनिकल वेव प्रोपागेट करता है बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अगर ये पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? इधर का जो एनर्जी है वो इधर नहीं जा पाएगा, इधर का जो एनर्जी है ना वो इधर जा पाएगा ना वो इधर जा पाएगा। रीडिंग, तो हम क्या कहेंगे, एज द पार्टिकल्स of the or particles at the node do not vibrate, therefore a progressive wave cannot pass through them. क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव तो प्रोपागेट करता है बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम का कोई पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है तो कैसे वेव जाएगा? नहीं, कोई थ्रेड है, आप ऑसिलेट करते हो, वेव जा रहा है, कोई बीच में आया, थ्रेड का एक पॉइंट को जोर से पकड़ लिया, अब कितने भी जोर से वेव बनाओ वेव उधर नहीं जाएगा, बिकॉज द पार्टिकल हियर beneath my fingers is not able to vibrate. So cannot pass through them. So the wave is called a standing wave or stationary wave. स्टैंडिंग वेव को स्टैंडिंग वेव क्यों कहते हैं वो आपको पता नहीं है, क्योंकि उसमें नोड्स फॉर्मेशन होते हैं। नोड्स फॉर्मेशन होने के कारण, नोड्स क्या है? दोज पॉइंट्स इन द मीडियम व्हिच डू नॉट वाइब्रेट। द पॉइंट्स व्हिच डू नॉट वाइब्रेट, दे डू नॉट अलाउ द वेव टू पास थ्रू। They do not allow the wave to pass through. Wave cannot go further. मतलब क्या यहाँ पर एनर्जी नहीं है? है, एनर्जी है, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा है। That energy is now confined between two particular nodes. The energy between two consecutive nodes is confined to that zone only. ये उस जोन से बाहर नहीं जा पाता है, उसके बीच में ही कन्फाइन होकर रह जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव कब बनता है? when two waves of equal amplitude and frequency propagating in opposite direction superimpose. And what is the equation of a standing wave? Standing wave is 2a cos kx sin omega t. What are the component waves? Component waves are a sin omega t plus kx and a sin omega t minus kx going in opposite direction. These are the points you have to remember for school. जबकि ये सारा actually is a important objective question for entrance.
तो हम क्या कहेंगे, दस वेलोसिटी ऑफ ए स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव का वेलोसिटी क्या है, इज जीरो, इसका वेलोसिटी है जीरो। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एंटी नोड्स के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट नोड्स, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर नोड्स। अब देखेंगे व्हाट इज एंटी नोड। एंटी नोड के बारे में ध्यान से देखो, ये सारा फंडामेंटल आप समझ पाओगे तो आगे आगे हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्गन पाइप्स पढ़ेंगे, वो सब बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं तो फॉर्मूला रट्टा मार के लोअर लेवल एंट्रेंसेस भी निकल जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बट दोज हु आर थिंकिंग फॉर जेईई और एनीथिंग हायर, उनको तो सारा चीज समझना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलिए देखते हैं व्हाट इज एंटी नोड। वी हैव सीन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में देखें कि ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन एसएचएम ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। The particles between two consecutive nodes are vibrating in same phase. Particles on the two sides of the node are vibrating in anti-phase. And node के बारे में सारा कुछ देख लिए। The points which are not vibrating, which are having amplitude 0, are called nodes. Nodes are located at the distances of lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4 in our case. In general, distance between two consecutive nodes was lambda by 2. We have seen, right? And all these things we have seen. Now let us see third point. The particles of the medium which vibrate with maximum amplitude are called antinodes. Antinodes. हमारा रिजल्टेंट वेव क्या था भाई? रिजल्टेंट वाज 2a cos kx sin omega t. एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एट ए वेव डिस्प्लेसमेंट x was this. This will be maximum. We have to find out suitable value of x for which the amplitude of oscillation is maximum. नहीं? अच्छा, for a particle at antinode 2a cos kx is maximum, ये सबसे ज्यादा है। तो कितना होगा 2a cos kx का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? हम जानते हैं cos kx का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। cos kx का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 2a cos kx का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2a। तो हम कहेंगे 10 for a particle at antinode, the amplitude is 2a, एम्पलीट्यूड बन गया 2a, समझ रहे हो? और एम्पलीट्यूड 2a बन गया, तो अगर इंटेंसिटी I था, एक वेव का कंपोनेंट वेव का इंटेंसिटी I था, उसका एम्पलीट्यूड a था, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी क्या हो गया, I is proportional to a square, एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, मतलब इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स, है ना? इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स। यही फंडा को यूज करने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए बने कि आप अकेले में जितना जोर से आवाज निकाल सकते हो, यूजिंग ए इंस्ट्रूमेंट यू कैन मेक 4 टाइम्स लाउडर, 4 टाइम्स इंटेंस साउंड। उसी को ध्यान में रखते हुए सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बने। हम लोग उस पार्ट को ध्यान देंगे और बहुत एलाबोरेटेडली डिस्कशन करेंगे कि हम लोग क्यों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये फंडा यूज करते हैं। फिलहाल तो हम लोग बात कर रहे हैं एंटीनोड के बारे में। तो कहेंगे कोई एक पार्टिकल अगर एंटीनोड पे है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2a। अच्छा, values of x for the antinodes is given by 2a cos kx और cos kx is equal to कितना होगा, +1 होगा तो ऊपर रहेगा, -1 होगा तो नीचे रहेगा, लेकिन कहीं भी रहो
वो मैक्सिमम तो रहेगा प्लस माइनस 1। इसका मतलब kx का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी एन पाई, फिर व्हाट इज n, फिर n इज 0 1 2 एंड सो ऑन। प्लस माइनस समझ में आया क्या, प्लस 1 है मतलब ऊपर रहेगा, माइनस 1 मतलब नीचे रहेगा। लेकिन हम तो एंटीनोड इसको कहते हैं, चाहे पार्टिकल इस पोजीशन में रहे या इस पोजीशन में रहे, क्या फर्क पड़ता है, यही तो पार्टिकल है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा रहा है फ्रॉम इन पोजीशन। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे इनका वैल्यू 0 1 2 हो गया। और हमें पहले से भी मालूम है कि क्या है कि 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू के। तो k के जगह अगर हम 2 पाई बाय लैम्डा लिखेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू n पाई, नहीं तो क्या मिला इसमें से x का वैल्यू क्या मिला 10, x का वैल्यू देखो तो n लैम्डा बाय 2, x इज n लैम्डा बाय 2। अब n का वैल्यू क्या है 0 1 2 3, cos 0 1 है, cos पाई माइनस 1 है, cos 2 पाई 1 है, cos 3 पाई माइनस 1 एंड सो ऑन। पीरियडिसिटी तो आप जानते हो उसका। अब n का वैल्यू 0 डालो तो 0, 1 डालो तो लैम्डा बाय 2, 2 डालो तो लैम्डा बाय 2 डालो तो लैम्डा, 3 डालो तो 3 लैम्डा बाय 2, फिर 2 लैम्डा, फिर 5 lambda by 2 and so on. So at all these distances एंटीनोड will be formed। किसको कहते हैं एंटीनोड, जो पार्टिकल सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड लेके ऑसिलेट कर रहा है। याद करो अपना फिगर ऐसा था, नहीं ये ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। तो देखो तो ये वाला पार्टिकल तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ये वाला पार्टिकल ये भी सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। ये लोग तो ऑसिलेट कर ही नहीं रहे हैं। दीज आर द नोड्स बट हियर आर द एंटीनोड्स। समझ में आ रहा है क्या, जो पार्टिकल सबसे ज्यादा जोर से ऑसिलेट कर रहे थे वो एंटीनोड है। लैम्डा x इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे कितना है देखो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड, लैम्डा बाय 2, यहां से यहां तक है लैम्डा एक वेवलेंथ, उसका आधा लैम्डा बाय 2, हाँ लैम्डा बाय 2 में भी एंटीनोड है, 3 लैम्डा बाय 2 में एंटीनोड है एंड सो ऑन। अगर जगह होता तो और भी डिस्टेंसेस में एंटीनोड्स बनते। तो हम देख रहे हैं कि एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड एट लैम्डा बाय 2, लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। अच्छा, अभी एक चीज नोट करने के लायक है ये कि डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes, consecutive nodes क्या है, टू consecutive antinodes। नोड के बारे में देख चुके हैं। एंटीनोड्स क्या है देखो तो दो आसपास के एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 इज लैम्डा बाय 2। नोड्स के केस में क्या था, वो भी लैम्डा बाय 2 था। समझ में आ रहा है क्या। और क्या देख रहे हैं, एक एंटीनोड बना, एक नोड बना, एक एंटीनोड बना, एक नोड बना, नोड एंटीनोड आर ऑल्टरनेटली अपीयरिंग। नोड्स एंड एंटीनोड्स occur alternately। ऐसे नहीं कि दो ठो एंटीनोड आया फिर एक ठो नोड आया, नहीं, ऑल्टरनेटली विथ ए स्पेसिंग। कितना होता है कि नोड और एंटीनोड के बीच में स्पेसिंग, सोचो तो नोड और एंटीनोड के बीच में स्पेसिंग कितना हुआ, एंटीनोड टू एंटीनोड लैम्डा बाय 2, नोड टू नोड लैम्डा बाय 2, एंटीनोड टू नोड लैम्डा बाय 2 का आधा। स्पेसिंग कितना है, इट स्पेसिंग लैम्डा बाय 4। एक नोड और एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस क्या है ये सब पूछेंगे आपको। एक स्टैंडिंग वेव दे देंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड द नियरेस्ट एंटीनोड, हाँ लैम्डा बाय 4। लैम्डा कहां से मिलेगा, 2a cos kx दिया है, k का वैल्यू मालूम है तो उसमें से आप निकाल दो। अच्छा, इट इज लैम्डा बाय 4, ठीक है, समझ में आ रहा है, इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा बाय 4, ठीक, लैम्डा बाय 4 आ गया इसमें। अभी कोई पार्टिकल अगर नोड में है उसका एम्पलीट्यूड 0 है,
कोई पार्टिकल अगर एंटी नोड में है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल हियर? उसका मैक्सिमम है, कितना है? हाँ, cos के x की जगह 1 ले लो, 2a। तो हम क्या कहेंगे? फॉर ए पार्टिकल एट एंटीनोड द एम्पलीट्यूड इज 2a, ऑलरेडी लिख चुके हैं। अच्छा बताओ, हम जानते हैं कि सारा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं और वो एसएचएम में कर रहे हैं, सबका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अच्छा ठीक है, कोई सबका एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग है तो each one is executing SHM। आप जानते हो कोई पार्टिकल जब SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है? जब वो मीन पोजीशन से पास करता है। कितना होता है? a into ओमेगा। तो कौन सा पार्टिकल का वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन द मीडियम? जो नोड पे है या एंटी नोड पे है या दोनों के बीच में है? जो एंटी नोड पे है, क्योंकि एंटी नोड वाला पार्टिकल का भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और किसी दूसरे पार्टिकल का भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन द मीडियम, कोई भी एक पार्टिकल का वेलोसिटी जिसका मैक्सिमम है वो कितना है? क्या कहेंगे? इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता था? एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। फॉर द पार्टिकल एट एंटी नोड द एम्पलीट्यूड इज 2a, ओमेगा तो ओमेगा है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम? 2a इनटू ओमेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या कहेंगे? मैक्सिमम वेलोसिटी of a particle in the medium is 2a ओमेगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल SHM कर रहे हैं विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसका मीन पोजीशन में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? जो एंटी नोड पे है। कितना है? 2a। तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? 2a इनटू ओमेगा। इधर क्लियर? ये चीज हमको समझ में आ गया नोड और एंटी नोड के बारे में। ठीक है, नोड और एंटी नोड के बारे में बराबर चीज हमें समझ में आ गया। ठीक, तो हम लोग एंटी नोड भी देख लिए, नोड भी देख लिए। यहाँ पर थोड़ा सा हटके एक चीज बता देंगे, दैट इज कॉल्ड SWR, दैट इज द स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो इसमें सारा डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि स्टैंडिंग वेव कब होता है? व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी प्रोपागेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सुपरइम्पोज। प्रोपागेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सुपरइम्पोज तो होता है स्टैंडिंग वेव। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, इफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द component waves are not same, say A1 and A2, ठीक है? then there is no absolute node। एब्सोल्यूट नोड, आप देखोगे जो पार्टिकल नोड पे होना चाहिए वो भी कुछ थोड़ा सा एम्पलीट्यूड लेके ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड लेके ऑसिलेट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे इन दैट केस, इन सच केस वी डिफाइन ए टर्म called standing wave ratio, standing wave ratio, which is given by SWR is equal to A1 plus A2 by A1 minus A2। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव रेशियो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो। एम्पलीट्यूड एट द एंटी नोड क्या होगा? A1 प्लस A2। एट द नोड क्या होगा? A1 माइनस A2। ठीक है, हम उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, जस्ट एक टर्म है तो बता दिए, यू जस्ट नॉट गो मच इनटू इट। तो हम क्या कहेंगे? फॉर ए प्योर स्टैंडिंग वेव
फॉर ए प्योर स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या हो जाएगा देखो तो इनफाइनाइट। मतलब स्टैंडिंग वेव रेशियो जितना ज्यादा होगा एनर्जी को आप उतने ज्यादा कॉन्स्ट्रेन कर पाओगे दो कंसेक्यूटिव लोड के बीच में। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग हाँ देख लिए काफी चीज रिगार्डिंग ए स्टैंडिंग वेव। इतना ही है थ्योरी, और उसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ए स्टैंडिंग वेव is given by y is equal to कुछ भी ले लेते हैं 10 cos से it is 8x sin 4t। चल स्टैंडिंग वेव ऐसा दिया है, इतना ही दिया है और ज्यादा कुछ दिया नहीं है। और क्या दिया है, where y is in centimeter, x is in meter and t is in second। बस उतना ही दिया और ढेर सारे क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, बीट नंबर 1 देख लो। ये क्वेश्चन कर लिए तो कोई दूसरा क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नो अदर क्वेश्चन विल एग्जिस्ट, तो एक ही क्वेश्चन करना है। पहला है राइट दी कंपोनेंट वेव्स। क्या आप में से कोई बता सकता है आंसर क्या होगा? दी कंपोनेंट वेव्स आर y1 is equal to, कैसे करेंगे आप इसको कंपेयर करोगे किसके साथ? 2a cos kx sin 4t, नहीं 2a cos kx sin 4t, तो थोड़ा ऐसे लिखते हैं कंपेयरिंग विथ y रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t। हमें मिल गया a इज इक्वल टू, क्या मिलेगा? a मिलेगा 5। यूनिट तो बताओ। नो 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 नो, y क्या है? y इज इन सेंटीमीटर। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है। व्हेन दिस होल थिंग इज 1, y इज 10। y क्या है? सेंटीमीटर में, तो a इज 5 सेंटीमीटर। ये चीज ध्यान रखना, समझ में आया? What is k? What is k? K is 8 meter inverse। kx, x is in meter। This whole thing should be radian, unitless, so it should be meter inverse। अच्छा, लगे हाथ तो थोड़ा लामड़ा निकाल देते हैं। लामड़ा कितना है पूछा नहीं है, निकाल देते हैं, हमें काम में लगेगा। 2 पाई बाई k हो गया, तो हो गया पाई बाई 4 मीटर। ठीक है, और क्या निकालना है? ओमेगा कितना है? ओमेगा टी करेंगे तो क्या आएगा? 4। यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। ये सारा चीज हमारा बन गया। नाउ कंपोनेंट वेव्स क्या होते हैं? कंपोनेंट वेव्स होते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस kx, है कि नहीं? एक प्लस kx लेके करना है, एक माइनस kx लेके करना है। तो y1 क्या हो गया? y1 हो गया 5 साइन 4t प्लस 8x, और y2 क्या हो गया? 5 साइन 4t माइनस 8x। These are the component waves। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं 10 y1 is equal to a sin omega t plus kx means 5 sin 4t plus 8x, and y2 is equal to 5 sin 4t minus 8x। हाँ, पहला काम निकल गया।
बिट नंबर 1 राइटिंग द कंपोनेंट वेव्स, तो आपको पता चल गया। बिट नंबर 2 व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स। कंपोनेंट वेव्स, ये कंपोनेंट वेव्स कितना वेलोसिटी में जा रहे थे, क्या था, यू नो आंसर होता है वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा बाई के, है कि नहीं। ओमेगा कितना था 4, के कितना है 8, 4 बाई 8 इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन बताने वाले को 1000 रुपया प्राइज मिलेगा आज। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव कौन बताएगा, तुरंत जेब से 1000 रुपया निकालूंगा। नहीं बात है, कोई है तो 1000 रुपया लेने वाला बताओ, तुरंत मिलेगा। देखो मैं रखा हूं, दिस 1000 रुपीज इज फॉर प्राइज। कौन बोलेगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव, कोरियर में भेजेंगे 0। और एनी अदर आंसर नहीं, तो जो बोला 0 उसको कोरियर में भेजेंगे, ये 1000 रुपीज उसके लिए प्राइज रहा, ठीक है। ये वाला 1000 रुपीज। सो आंसर हुआ स्टैंडिंग वेव है भाई, जब वो वेव खड़ा है उसका वेलोसिटी क्या है, आंसर हो गया 0। अब ये मोदी सरकार नहीं चलाते तो मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो दे दिया, तुमको चलाना है, ठीक है। मोदी सरकार विल नॉट यूज इट। बिट नंबर 4, बिट नंबर 4 में पुलिस पकड़ेगा इसको चलाओगे कहीं तो। बिट नंबर 4 में लिखेंगे क्वेश्चन, क्या बताओ, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes, antinodes, node and antinode। क्या आपको आंसर आता है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes, कितना था, लैम्बडा बाई 2। नहीं तो पहला वाला का आंसर हुआ, पहला वाला का आंसर हुआ लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2 मतलब लैम्बडा कितना था इधर, लैम्बडा था पाई बाई 4, सो इट इज पाई बाई 8, पाई बाई 8 मीटर। नोड्स विल occur with a separation of पाई बाई 8 मीटर। अच्छा, अब ये तो बताओ बिटवीन टू एंटीनोड्स, सेम पाई बाई 8, लैम्बडा बाई 2, इसके लिए भी पाई बाई 8 है। अच्छा, बिटवीन ए नोड एंड एंटीनोड, लैम्बडा बाई 4, दैट इज लैम्बडा बाई 4 मतलब पाई बाई 16, तो हम कहेंगे कि पाई बाई 16। समझ में आया क्या, तो ये हो गया आपका तीनों आंसर। बिट नंबर 5 में जाएंगे। बिट नंबर 5 में जाएंगे, क्या पूछ रहा है, चलो देखते हैं। बिट नंबर 5, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी of a particle located at x is equal to pi by 32। पाई बाय 32 में पाई बाय 40 पाई बाय 40 कर लेते हैं, पाई बाय 40, ठीक है। पाई बाय 40 मीटर, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड क्या है और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। अच्छा, तो कोई स्टैंडिंग वेव इसमें है, यहाँ से
π/40 डिस्टेंस में जो पार्टिकल है उसका कितना एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है और उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एट एनी डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय, क्या था हमें तो दिया गया है 2a cos kx sin ओमेगा t, 2a cos kx, जबकि हमारे जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से 2a का वैल्यू था 10 cos 8x, 8x इज इक्वल टू π/40, क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, क्या हो जाएगा उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हो जाएगा इज गिवन बाय a डैश इज इक्वल टू, लिखते हैं एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a डैश इज इक्वल टू π/40 डाल दो, π/40 हो गया तो हो गया π/5, 10 cos π/5, समझ में आया क्या? इट इज कमिंग आउट टू बी 10 cos, और आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव ले आता हूं, इसको 48 कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 8 π/48 में जो पार्टिकल है उसका क्या हो जाएगा π/6, π/6 तो हो गया 30, cos 30 इज √3/2, तो ये हो गया 5√3। क्या आप मुझे यूनिट बता सकते हो? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, यस। तो जो पार्टिकल x इज इक्वल टू π/48 डिस्टेंस में है उसका एम्पलीट्यूड कितना है 5√3 सेंटीमीटर। Vmax फॉर दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल के लिए Vmax कितना होगा? आप जानते हो कि ये जो पार्टिकल है वो तो SHM कर रहा है, उसका ओमेगा कितना है, ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं, ओमेगा t, ओमेगा तो 4 था, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a डैश इंटू ओमेगा, a डैश हो गया उसका एम्पलीट्यूड, 5√3 इंटू ओमेगा था 4 रेडियन पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करो तो 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग अंडर? यस सर, समझ में आ रहा है, बढ़िया। मैं तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, देखो ऑफलाइन क्लास होने से काफी स्पीड में चले जाते हैं, ऑनलाइन में तो धीरे धीरे जाना पड़ता है। अच्छा, आगे 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 बीट नंबर 6, बीट नंबर 6 ये आपको बताना है व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम। क्या कोई बताएगा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है? कौन सा पार्टिकल का होगा? 2a ओमेगा, 2a ओमेगा। तो क्या कहेंगे पार्टिकल्स एट नोड हैव maximum velocity while passing through mean position। तो क्या कहेंगे? so maximum velocity of any particle in the medium is 2a ओमेगा। 2a का वैल्यू तो 10 था, ओमेगा का वैल्यू 4 था, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, मीन पोजीशन में जाते वक्त उनका वेलोसिटी अलग अलग है। सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा? नोड, एंटी नोड पे। कितना मिलेगा? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका देखो 34 के आसपास था, √3 को अगर हम लोग ले लेते हैं 1.7 तो 34 के आसपास था, उससे भी ज्यादा है। हाँ, एंटी नोड तो क्या लिखा है? एट नोड लिखा है क्या? एट एंटी नोड।
थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, लोग मैनेज कर लोगे। हाँ, पार्टिकल्स एट एंटीनोड हैव मैक्सिमम वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू मीन पोजीशन एंड दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये चैप्टर ऐसा है, जब क्लास में बैठोगे लगेगा कि सब समझ में आ गया, घर में जाओगे तो यू विल सी सब स्टैंडिंग बन गया, खड़ा हो गया, अंदर जाके कुछ भी याद नहीं आ रहा। इसको 2 बार 3 बार पढ़ना है, हजम करना है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। वेव मोशन चैप्टर तो अक्सर कोई नहीं पढ़ाते हैं, और मैं भी देख रहा हूँ कि ऑनलाइन में काफी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन व्हाई हाउ नहीं बताते, कुछ कुछ बोल के ये फॉर्मूला डाल देते हैं, ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द थीम बिहाइंड बीट नंबर 7। अच्छा, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ a point between midway between node and antinode। अगर कोई पूछेगा नोड में जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, आप कहोगे 0, एंटीनोड में 2 है। अब देखो ये हमारा था, ये हमारा वेव ऐसे ऐसे जा रहा था, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ पर नोड था, यहाँ पर एंटीनोड था। नोड और एंटीनोड का बीचों बीच जो पार्टिकल है, नोड और एंटीनोड का बीचों बीच जो पार्टिकल है, मतलब ये वाला पार्टिकल, उसका एम्पलीट्यूड कितना है। ये वाला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है 2a, ठीक है, लेकिन इसका 2a नहीं है, 2a से कम है, इसका तो 0 है। तो नोड और एंटीनोड के बीच में जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड, नोड और एंटीनोड के बीच में जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड पता करना, थोड़ा कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है नोड और एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस? इट इज लैम्डा बाई 4। बढ़िया। तो फिर ये पार्टिकल यहां से कितना दूर पे होगा बताओ? लैम्डा बाई 8, क्योंकि मिडवे है ना। So for the particle midway between node and antinode, x कितना है? लैम्डा बाई 8 ले सकते हैं इसको। तो हम कहेंगे for a particle midway between node and antinode, for a particle midway between node and antinode, for a particle midway between नोड एंड, ये सॉल्यूशन है, नोड एंड एंटीनोड, x कितना है? लैम्डा बाई 8। और शायद लैम्डा हम लोग निकाल चुके थे, लैम्डा कितना था? इट वाज लैम्डा को 2 पाई बाई k लिखेंगे, 2 पाई बाई k इंटू 1 बाई 8। k कितना था? k था 8, सो इट इज पाई बाई 32। याद है क्या? और इसके लिए तो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, 32 था क्या हो? नहीं 48 था, राइट। तो पाई बाई 32 में जो है उसके लिए निकालना, x इज इक्वल टू पाई बाई 32 मीटर। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2a cos kx। जो x डिस्टेंस में जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय 2a cos kx। 2a का वैल्यू तो 10 दिया था, cos k का वैल्यू 8 था, x का वैल्यू हो गया पाई बाई 32। मार्क इट करो, क्या मिलने वाला है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 मीन्स 1 बाई रूट 2, 10 बाई रूट 2 सेंटीमीटर। सो जो पार्टिकल नोड और एंटीनोड के बीचों बीच है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? यू से इट इज 10 बाई रूट 2 सेंटीमीटर। हाँ, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, इसके साथ ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ऐसे करके हम लोग स्टैंडिंग वेव के सारा कंसेप्ट को अभी कवर कर गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों का क्लास है 4:30 में रिसर्ची ऑर्गन पाइप, और उसमें हम लोग डिटेल्स में ऑर्गन पाइप में इसका एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास मजा ले लो, मैं अपलोड कर दूंगा अभी वो वीडियो, लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, देख लो, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, बढ़िया काम में लगेगा। और फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।